आप लोग हम लोग इस रास्ते नहीं जाएंगे, और ये सबसे बड़ा चुनौती है। हमको मुद्दा आधारित, नीति आधारित एकता बनाने पे जोर देना चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके शिक्षक संघ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कट्टर भक्त होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं, वो बड़ी संख्या में होंगे। उनको आप ये बात समझाइए, उनको बताइए कि बात भक्ति की नहीं है, बात जो है आज पेट की है, पेट की रोटी की है, हमारा जिंदा रहने का बात है। इसलिए इन सवालों पर सबको, जो आपके शिक्षा के सवाल हैं उसके ऊपर सबको एकजुट होना है। ये सबसे बड़ा आपका काम है जो आपको करना होगा। दूसरा साथियों, जब तक व्यापक एकता नहीं बनेगा, हमको मेहनत कश वर्ग का एक छतरी बनाना है। आप राजस्थान में एक बनेगा, जिस छतरी के अंदर सब तरीके के संगठन होंगे, तो आपका काम यहीं खत्म नहीं हो जाता है। आपको ये भी चेतना रखना है कि जब इकट्ठा कोई मीटिंग होगी उसमें भी हमको जाना है। पूरा राज्य स्तर का मीटिंग होगा, उसमें भी हमको एकजुटता बनानी है। जब देश स्तर, मोदी को कैसे कंट्रोल करेंगे, जब सारा देश का मेहनत कश इकट्ठा होगा, तो हर स्टेट में लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ऐसे करके एक व्यापक हमको छतरी बनाना पड़ेगा। मेहनत कश वर्ग का एकता को कायम करने का एक व्यापक छतरी बनाना पड़ेगा। किसानों ने एकजुट करके दिखा दिया कि बने हुए कानूनों को रद्द कर सकते ना। कृषि कानून रद्द हुए ना, बहुमत से पारित हो गए, राष्ट्रपति के साइन हो गए, खत्म हुआ ना। लड़के हम एकजुट बना करके पीछे ला सकते हैं, सरकार को हम दबा सकते हैं। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है, हम इस सरकार को उलट के फेंक सकते हैं। ये ताकत पूंजीपति वर्ग के पास नहीं है, मेहनत कश वर्ग के हाथ में है। दोनों ताकत हमारे हैं। ये हमको लोगों को समझाना है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हमको जाति के नाम पे बांट, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। जातियों के नाम पे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका द्वेष नहीं। और जाति की चेतना सबसे पहले हमारे पास है। हर आदमी अपने आप को सरनेम लेके, मेरे से भी लोग पूछते हैं, हर आदमी गौरवान्वित होता है। हर जाति की पंचायतें होती हैं। तो ये क्या है, ये मेहनत कश वर्ग की एकता को तोड़ने का सबसे बेहतरीन टूल है। आप किसी एक जात का कितनी बड़ी पंचायत कर लीजिए, क्या आप इस नीति को बदलवा सकते हैं? किसी भी जाति का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हमारे आदिवासी भाई हो, कोई भी एक जाति का लोग क्या इन नीतियों को बदलवा सकता है? नहीं बदलवा सकता। मगर अब जाति के नाम पे अलग अलग एक दूसरे को लड़ सकते हैं, मार सकते हैं, काट सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए जातियों के नाम पे हमको लड़ाया जा रहा, ऊंच नीच की भावना के आधार पे लड़ाया जा रहा है। हमारी चेतना के ऊपर जाति की चेतना को प्रमुखता से लगाया जा रहा है। तबकि हमको मेहनत कश वर्ग की चेतना को प्रमुख बनाना है। हमको क्या करना है, मेहनत कश वर्ग की एकता की चेतना को प्रमुख बनाना। जाति के नाम पे हम कितना भी इकट्ठा कर लेंगे, हमारी व्यापक एकता नहीं बन सकती है। धर्मों के नाम पे लड़ाई हो रही, हिंदू मुसलमान। आरएसएस का एक कॉन्सेप्ट है, मेरी 4 किताबें हैं जो कॉमरेड से मैंने बोला यहाँ भी रख देना। उन 4 किताबों में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। वो आपसे मेरा निवेदन है कि चारों किताबें 250 रुपये की हैं, 250 रुपये की। सारे साथी पढ़ें, जो मैं भाषण दे रहा हूँ उसमें मोस्टली सब चीज़ें हैं। आरएसएस क्या चाहता है उसके बारे में लिखा है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। तो आरएसएस का इनका जो समझ है, उस समझ में जो लोगों का तोड़ने का षड्यंत्र है वो बहुत तगड़ा है, बहुत व्यापक तरीके से करते हैं। तो जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये पूरा सोनविदित तरीके से षड्यंत्र से हो रहा है। बहुत सारे दंगे कभी होते नहीं साथियों, दंगे योजनाबद्ध तरीके से कराए जाते हैं। और दंगे वही कराता जिसका फायदा हो। दंगों में छोटा फायदा होता छुटभइये नेताओं का,
जो नेता वहाँ दंगे कराते हैं, बड़ा फायदा होता है उस पार्टी का जो उसके पीछे होती है, और बड़ा फायदा होता है इन पूंजीपतियों का, इस पूंजीवादी व्यवस्था का, कि आप अपने जिंदगी से जुड़े सवाल, रोजी रोटी रोजगार भूल जाते हो और हिंदू मुसलमान के नाम पे एक दूसरे का गला काटने के लिए खड़े हो जाते हो। यानी आपकी जिंदगी से जुड़े सवाल भूल जाते हो। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र। तो ये जो षड्यंत्र इसके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदायों के नाम पे कराए जा रहे हैं, इससे हमको सतर्क रहने का जरूरत है। और हमको मेहनत कश वर्ग की छतरी के अंदर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अंगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, कोई भी हो, जो मेहनत करके, श्रम करके अपना जीवन चलाता है, वो हमारा भाई है। मेहनत कश वर्ग की छतरी में वो हमारे साथ है। इस भाईचारे को हमको प्रमुखता से कायम करने का अपना दिमाग बनाना है, तभी हमारा रोजी रोटी का, हमारा पेट का लड़ाई सामने आएगा। तो ये सबसे बड़ा साथियों चुनौती है। ट्रेड यूनियनों के अंदर भी है, ओबीसी का यूनियन है, SC ST का यूनियन है, और भी कई तरीके की जाति आधारित यूनियन है। ये नहीं होना चाहिए साथियों। मेहनत कश वर्ग के नाम से इकट्ठे हो, उनको भी समझाओ। ये SC ST OBC को तोड़ने का षड्यंत्र है। उनको समझाओ कि आपका SC ST OBC का कोई बात है भाई, तो अलग से जाके कर लो, मगर मुद्दों में SC ST SC OBC नहीं है। मुद्दों में हम मेहनत कश वर्ग हैं, हम सब खड़े होंगे। उसमें वो भी खड़ा होगा जो सवर्ण का बेटा है। बहुजन आंदोलन के अंदर भी मैंने एक किताब लिखी है अभी। अब एक परिस्थिति और बदल गई है, जिसको समझना है। बहुजन आंदोलन के साथी पता नहीं कोई यहाँ हैं, वो ब्राह्मणवादी एक कॉन्सेप्ट चला रहे हैं लोग, उसमें सबको ब्राह्मण बोल के टारगेट करते हैं। ठीक नहीं है वो। आज की तारीख में ब्राह्मण का, क्षत्रिय का बेटा भी शिक्षक भी होगा, मजदूर भी होगा, वो भी हमारा भाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाति आधारित, धर्म आधारित जो भी चेतना है, सब तरीके की चेतनाओं का खंडन करते हुए मेहनत कश वर्ग की एकता को हमको दिमाग में रख के आगे बढ़ना, ये हमारा सबसे बड़ा चुनौती है साथियों। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है, अभी दो तरीके का राजनीति चल रहा है, दो तरीके के राजनीति के मुद्दे चल रहे हैं। एक मुद्दा चल रहा है जो आर्थिक पक्ष है, दूसरा चल रहा है जो गैर आर्थिक पक्ष है। भाजपा की राजनीति का सबसे एक पार्ट है जो आप समझ लो, भाजपा शुरू से गैर आर्थिक मुद्दों को मुद्दा बनाती है। गैर आर्थिक मुद्दा समझे? गैर आर्थिक मुद्दा जिसमें कोई जीवन में आपको पैसे नहीं मिलने वाले, या पैसे से या जीवन से जुड़े मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। जैसे राम मंदिर का आंदोलन, राम मंदिर के आंदोलन से राम मंदिर बन जाएगा, चलो एक भावनात्मक सवाल है जिसको उठा के उन्होंने सब कुछ कर दिया, मगर उस सवाल से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या परमानेंट रोजगार मिलेगा? क्या आपको 50,000 वेतन हो जाएगा आपका? तो ये जो मुद्दे हैं ये आर्थिक मुद्दे हैं, तो राम मंदिर आंदोलन गैर आर्थिक मुद्दा है। 370 जितने भी इस टाइप के मुद्दे हैं, भाजपा के जितने भी मुद्दे हैं, सब गैर आर्थिक सवाल होंगे। पाकिस्तान होगा, चीन होगा, RSS इंक्लूड किसी भी मुद्दे पे, आर्थिक मुद्दे पे बात नहीं करता। RSS की जो शाखा लगती है उसमें मंडदीप में मैंने 3-4 बच्चों को सेट करके भेजा, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मैंने उनको बोला कि तुम ये बात करो कि यहाँ मजदूरों को पूरा वेतन नहीं मिलता है, हम सब लोग मिलके मजदूरों को पूरा वेतन दिलाने के लिए लड़ना है। हर कारखाना वाला जो सरकारी वेतन है उतना नहीं देता। उसको भेजा वहाँ, उसने ये सवाल उठाया युवाओं के बीच में, वहाँ सारे लोग थे उनके। जैसे ही उसने सवाल उठाया उसको तुरंत पकड़ा, उनने पकड़ के उसको गाड़ी में बिठाया और बाहर लेके गए। उसको समझाया, तेरे को इसने ऐसा बोलने के लिए किसने बोला? और फिर वहाँ उनके नेताओं ने समझाया, ये सारी फालतू बातें हैं, ये हम नहीं करते। हमको धर्म की बात करना है, हमको हिंदू राष्ट्र की बात करना है, हमको राम की बात करनी है, ये फालतू के मुद्दे की बात नहीं करना है। परमानेंट नौकरी दे दो,
हमारे बच्चे को नौकरी लगा दो, बेरोजगारी खत्म करा दो, ये सब फालतू बकवास नहीं करना। ये है आरएसएस का। आपको प्रैक्टिकल करना हो तो कर लें। इसलिए चुनावी मुद्दे सारे गैर आर्थिक मुद्दे होंगे, कांग्रेस भी वही करती है। इसलिए हमको इस मुद्दों में आर्थिक मुद्दों को मुद्दा बनना चाहिए, किसानों के, मजदूरों के सवाल मुद्दे बनना चाहिए। राजनीति में आप कितना बना सकते हैं, इसका कोशिश आपको राजस्थान में भी करना चाहिए साथियों। अब साथियों अंत में जो है हमारी क्या भूमिका है, मैंने आपको काफ़ी समझा दिया है। अब हमारी क्या भूमिका है उसमें मेरे 2-3 निवेदन हैं कि जैसे मैंने बताया कि एक आंदोलन हमारा प्रमुख हथियार है। आंदोलन क्या है? आंदोलन राहत है। आंदोलन क्या है? राहत है। आंदोलन से आप नीति बदल सकते हो। अभी 3 कृषि कानून किसानों ने आंदोलन के दम पे बदलवा दिए, मगर वो सरकार दूसरे तरीके से दूसरे के ही कानून लेके आ रही है। तो आंदोलन से हम सरकार को झुका सकते हैं, कानून बदलवा सकते हैं, फिर दोबारा ले आते। तो आंदोलन हमारा बेसिक राहत है। जैसे कुछ लग गया तो वो फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड समझते हैं सब लोग, प्राथमिक उपचार है। तो हम आंदोलन के दम पे प्राथमिक उपचार करें, एकता बनाए, मेहनत कश वर्ग की एकता बनाए। मगर हमको ये समझना है कि यदि हमको बुनियादी चीज़ें बदलनी हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? नीति को बदलना। जैसे मोदी ने कैसे नीति को बदला, हमने हासिल किया था, स्थायी कानून सब हासिल किया था। उन्होंने सरकार में आते ही नीति से बदल के सब खत्म कर दिया। तो इस नीति को बदलना है तो कैसे बदलेंगे? इसको राजसत्ता बदलती है। राजसत्ता किसकी होती है? किसी पार्टी की होती है, किसी राजनीतिक दल की होती है। उस राजनीतिक दल की एक राजनीतिक विचारधारा होती है। जैसे मैंने आपको आरएसएस की विचारधारा की, तो हमको इस तरीके से समझना है कि मेहनत कश वर्ग की भी एक राजनीति है। कौन सी राजनीति है? जो समाजवादी व्यवस्था की राजनीति है, जो मैंने आपको पहले बताया। समाजवादी की व्यवस्था की राजनीति ने ही हमको ये सारा कुछ अधिकार दिलाया था, जिसको पूंजीवादी राजनीति ने उसको खत्म कर दिया। यदि नीतिगत रूप से हमको हमारे देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था में जो हमने पाया था वो वापस पाना है, तो हमको यहाँ की राजनीति को बदलना होगा। राजनीति को बदलना होगा तो फिर राजनीतिक पार्टी को ही बदलना होगा। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं साथ। हर आदमी राजनीतिक होता। मेरे को बहुत कई साथी बोलते राजनीति पे बात नहीं करना चाहिए। मैं कॉमरेड हेमंत को बोला था, मैं राजनीति पे बात करूँगा। क्यों? हर आदमी राजनीतिक होता है, हर आदमी वोट देता है, मगर वोट ऐसी जगह देता है जो उसके नीचे के पैर काट रहा, पेट काट रहा, गला काट रहा। उसको समझ तो हो, ये उसकी राजनीति कौन सी है, उसको ये समझ तो होना चाहिए भाई कि उसकी भी कोई राजनीति है, जिसको समाजवादी व्यवस्था की राजनीति बोलते हैं। तो हमको इस बात को समझना है, और इसको बात को समझने के साथ भी हमको एक राजनीतिक चेतना अपने दिमाग में विकसित करना है, क्योंकि स्थायी समाधान राजनीति से होगा। आंदोलन से हमको राहत मिलेगा, परमानेंट नीति बदलने का काम राजनीति को बदलने से होगा। इसलिए हमको राजनीतिक चेतना भी बनाना होगा और ये समझना होगा कि हमारे पक्ष का राजनीति कौन सा है, हमारा विरोध का राजनीति कौन सा है। हमारा जो पक्ष का राजनीति है जैसा भी है उसको मजबूत बनाना है, अगर कमज़ोर है तो उसको ताकतवर बनाना है, उसको पैसे से फिजिकली खुद जा कर के खड़ा होकर के संख्या के रूप में हम जहाँ आंदोलन होते हैं वहाँ खड़ा होकर के एक जन सैलाब दिखा करके उसको ताकतवर बनाना है, और जो हमारा विरोधी राजनीति है उसको कमज़ोर करना है। यानी उसके साथ खड़ा नहीं होना है, उसके रैलियों में नहीं आना है, उसके खिलाफ माहौल बनाना है। इस तरीके का चर्चा हमारे दिमाग में आना चाहिए। मेरे को पता है कि आप टीचर्स हो, तो आपको अभी चुनाव में निष्पक्ष रहना है, आगे के चुनाव में भी निष्पक्ष रहना है। कोई बात नहीं है, ये चुनाव फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है, मगर शिक्षक के अंदर एक चेतना होती है। शिक्षक समाज के उस भविष्य को गढ़ता है
जो आगे का भविष्य बनाता है। आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। इस विचार से अगर आज से ही आप चालू करोगे तो अगले 15 साल में, 20 साल में इस राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा यूथ कैडर आप समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए जो काम करेगा वो आप पैदा कर सकते हैं। ये आपके हाथ में, बच्चे आपके हाथ में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों में बदलने का बहुत संभावना होता है। बच्चे का दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, विकृतियां समाज डालता है उसके दिमाग में। अगर आप सही बात डालेंगे, उसको तार्किक बनाएंगे, सवाल उठाना सिखाएंगे, तो वो वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक समझ, तर्क करेगा, गलत चीज़ों को समझेगा, सही गलत में फर्क करेगा। वो अंधा नहीं होगा, अंधविश्वासी नहीं, अंधभक्त नहीं बनेगा। ये आपके हाथ में है। आप नई पीढ़ी को एक वैज्ञानिक सोच के साथ विकसित पीढ़ी को आप पैदा कर सकते हैं। ये जो मैं मिस कर गया था वो है कि जो ये डिवाइडेशन जो है ना, ये एक और बड़ा पार्ट है जो आपके यहाँ भी होगा। सारे जो कर्मचारी हैं उनके अंदर एक ग्रेडिंग में डिवाइडेशन होता है। कारखाना, जैसे हमारे कारखाना है, ये बहुत ही खतरनाक विकृति है, आपके पास होगी, मैं पक्का मान के चल रहा हूँ। हर वर्ग में जैसे आपके जो शिक्षकों के ग्रेड है ना, ग्रेड होंगे कुछ, है ना, छोटा ग्रेड, बड़ा ग्रेड, 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगा। उसमें भी आपस में बहुत लड़ाई होगी, या आपस में अंतर कराते होंगे। ये बहुत बड़ा एक ऐसा बीज है जिसमें एकता तोड़ने का सबसे बढ़िया टूल है। मैं जिस कारखाने में हूँ, हम उससे अभी झुलस रहे हैं। ग्रेड के अंदर जो ऊपर के 3 ग्रेड के लोग हैं, हमारे यहाँ 6 ग्रेड हैं, W1 से लेकर W6 तक। तो आखिरी की जो 4 5 6 ग्रेड है, उनके दिमाग में मैनेजमेंट ने बैठा दिया है कि आपको तो थोड़ा सीनियर हो, बड़े हो, आप अलग हो, और नीचे वाले थोड़ा छोटे हैं। ऐसा भेद कर दिया उसमें कि उनका एक अलग ही गुट बन गया और छोटे वालों का अलग गुट बन गया। अब ऐसी लड़ाई हो रही कि कुछ भी हो तो वहीं एकता नहीं बन रही, तो आप लड़ोगे क्या? तो ये आपके शिक्षक संघ में भी होगी। इसको थोड़ा दिमाग से ध्यान में रखे। हमको सारे लोगों को ग्रेड की चेतना जो है उसको भी समझाना है कि हम शिक्षक हैं। सब मिला के हमारा छोटा है तो भाई है, बड़े को भी समझना है कि बड़ा से नीचे सब भाई है, सब मिला के भाई है। तो ये भी हमको साथियों ध्यान रखना है। और इस तरीके से जो है सारी चीज़ें हमारे सामने जो है उसको हम एक नए अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं साथियों। तो मेरे को लग रहा है कि मैंने अपनी सारी बातें कह दी हैं। आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई आप कोई साथी ये आश्वासन करें, आश्वासन दें कि आप भोजन करके जाएंगे। आपके टीम ने व्यवस्था की है, आप बहुत जल्दबाजी नहीं करें। हम आखिरी वक्ता के रूप में मैं आपके बीच में हूँ और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो साथियों से हमारा निवेदन है कि ये बहुत खूबसूरत जो सम्मेलन आपने आयोजित किया, इसके एक नारे के साथ में मैं अपनी बात शुरू करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। दोस्तों, ये जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है एक विपरीत परिस्थितियों में, और आप जानते हैं संघर्षों में हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं, हमेशा परिस्थितियां बदलती हुई रहती हैं, कठिन ही आती हैं। और कठिन समय में ही इस संगठन का ये चरित्र है, इस संगठन का ये ताकत है और उनके नेताओं का ये हौसला है कि वो कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हैं, अपना सम्मेलन आयोजित करते हैं और शिक्षकों के हकों के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी के पृष्ठभूमि में उन तमाम इतिहास की आपको थोड़ी बहुत यात्रा कराई है। आपको जो समय हम अभी ले रहे हैं, आज आपने जो समय दिया है, मंच पे बैठे हुए वो नेता तमाम 3 दिन से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, इससे पहले भी तैयारी में लगते हैं और अलग अलग देश के हर कोने में जहां जहां भी धरना, प्रदर्शन, रैली, अलग अलग जगह पर ज्यादा ही समय देते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी आए, इसलिए राजस्थान राज्य कमेटी आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। और अब बहुत कम शब्दों में हम आपसे यह बात कहना चाहते हैं कि जो साथी दरपचंद जी ने आपके बीच में जो चर्चा रखी है, उस चर्चा के पीछे, उस बात के पीछे हम जो डेली टू डेली लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको लगता होगा बहुत सारे साथी हम लोग कहते हैं कि आप रोज रोज क्यों लड़ते रहते हो, रोज क्यों कलेक्ट्री जाते हो, रोज ज्ञापन देने की क्या जरूरत पड़ रही है, रोज धरना लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है,
ये जो रोज रोज के डेली के जो हमारे संघर्ष के दिन हैं, इस संघर्ष के दिन के पीछे का इतिहास यही है कि जो खतरे हैं वो डेली लड़ते हैं तो हमें नजर आते हैं। इसलिए उन संघर्षों को हम और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। और आपके पोस्टर पे लिखे हुए हैं, इन्हीं पृष्ठभूमि में जो हम लगातार पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं। 26 जनवरी हमने जो बीकानेर अधिवेशन किया था, उस बीकानेर अधिवेशन में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि राजस्थान में हम बीएलओ सहित तमाम गैर शैक्षिक कार्यों को हम नहीं करेंगे। ये गैर शैक्षिक कार्य क्या है? हमने इसका क्यों हमने विरोध दर्ज कराया? और दूसरे 2 नारे उसके ऊपर लगे हैं, नई एनईपी 2020 आप रद्द करो और पीएफआईडीए बिल आप रद्द करो। ये हमारे मुद्दे हम डेली टू क्यों उठाए गए हैं? ये उसी पृष्ठभूमि में है कि इन नीतियों की वजह से जो खतरे आने वाले हैं, और खतरे आ चुके हैं, हम अब बचा नहीं सकते हैं। बाढ़ पूरी तरह से आ चुकी है। अब तो यही है कि आप कितने जल्दी उठ सकते हो, संघर्षों में कितना आ सकते हो, अब हमारे हाथ में भी नहीं। हम जब कुछ नेता बचे हैं उनके हाथ में भी यह नहीं है। अब तो यही है कि संघर्ष जमीन पे होगा, और जमीन के संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए ही साथी द्रग सिंह जी को यहां पर बुलाया है कि आप उन चीजों को समझ पाए कि अब तक जो वेतन है, भत्ते, जो फायदे हम कुछ लेते रहे हैं, अब सब कुछ अंदर आ चुका है, वो बचा नहीं है। और इसलिए हमने यह नारा दिया कि बहुत सारे जो गैर शैक्षिक कार्य हैं वो आ चुके हैं। एक ही नहीं है, पूरा साजिश है नई एनईपी के, इस एनईपी के अंदर भी। और इस आंदोलन से हम ये कह पाए, राजस्थान के अंदर जो हम लड़ाए गैर शैक्षिक आंदोलन, ये जो लड़े हम, क्या मुद्दा था हमारा? कि हम बीएलओ सहित गैर शैक्षिक काम नहीं करेंगे। दूसरा हमारा क्या मुद्दा था? पदोन्नति का सवाल था। और एक था स्थानांतरण नीति, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण होने चाहिए, समय पर होने चाहिए। इस गैर शैक्षिक आंदोलन के साथ में हम ये सीख पाए कि कोई नहीं चाहता है, बीएलओ का कोई विरोध नहीं कर रहे थे। अभी भी क्या कर रहे हैं हम डूंगरपुर में? अगर हम चर्चा करें तो डूंगरपुर में हम इस आंदोलन को पूरी परवान पे नहीं चढ़ा पाए। उसकी वजह थी कि हम या तो इस लादे हुए काम को समझ नहीं पा रहे। हमारे बीएलओ साथी जो डूंगरपुर में काम कर रहे हैं वो इस बात को या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या वो लड़ना नहीं चाहते हैं, या ये वो समझ रहे हैं कि ये गुलामी हमको ओढ़ लेनी है, हमें ये गुलामी करनी है। धन्यवाद देते हैं हम उस चूरू के साथियों को जो गैर शैक्षिक कार्य, बीएलओ के कार्य को पूरे राजस्थान का नेतृत्व किया। 26 जनवरी के बाद से उन्होंने बहिष्कार करना शुरू किया। वो पहला जिला है जो आज वहां बीएलओ शिक्षक साथी काम नहीं कर रहे। लड़े वो, बहुत सारे साथियों को इस लड़ाई के अंदर टर्मिनेट तो नहीं होना पड़ा, पर उनको सस्पेंड होना पड़ा, कार्रवाई होनी पड़ी, धमकियां दी गई, उनको बिठाए रखा, उनको और तरह की यातनाएं दी गई, पर फिर भी वो चूरू के साथी लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते ये समझा पाए हम इस राजस्थान के अंदर कि हम लड़ सकते हैं, बीएलओ जैसे काम को भी हम छोड़ सकते हैं। पर बीएलओ जैसे काम को हम नहीं छोड़ने के पीछे का हमारा क्या है डूंगरपुर के अंदर? या तो हम जो नेतृत्व है उसके अंदर कमजोरी, हम लड़ना नहीं चाहते, या हम वो शिक्षक साथी जो बीएलओ का काम कर रहे हैं वो छोड़ करके आना नहीं चाहते। सरकार नहीं चाहती, आप मान के चलिए, कोई कलेक्टर नहीं चाहता है, कोई प्रिंसिपल नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि आप जो है वो स्कूल के अंदर रहो। स्कूल के अंदर आप कक्ष के अंदर रहो, ये कोई नहीं चाहता है। एन केन प्रकार कोई न कोई ऐसा काम आपको दे दिया जाएगा कि जिससे आप स्कूल से बाहर रहे, कक्ष से बाहर रहे, नहीं तो ऑनलाइन रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो संघर्ष लड़ रहे हैं, राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं, ये सिर्फ राजस्थान का नहीं है, पूरे देश के कर्मचारियों का भी संघर्ष है साथ साथ में। इसलिए इस साझा संघर्ष को मजबूत करने की चुनौती भी हमारे सामने है। उसको लेकर के भी हमें बहुत एकता को आगे बढ़ाना होगा। और ये हम समझा पाए इस आंदोलन के दौरान, खास करके ये जो निजीकरण, ये जो बीएलओ के काम को लेके जब अफसरों से हम बातचीत करते थे तो
6 महीने से पहले ही अफसर कोई कहना नहीं चाहता था नहीं ये तो सरकारी काम ही है। बीएलओ का काम सरकारी काम है, आप सरकारी नौकर हो, आप 24 घंटे को जब चाहे तब निकाल सकते हैं। हमने चुनाव कराने का ना नहीं कहा था। चुनाव में आज भी हमारे साथी ड्यूटी करके आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, कल भी किया है, आगे भी करेंगे, सब कुछ चल रहा है। हम चुनाव कराने की प्रक्रिया से ना नहीं कह रहे, पर बीएलओ जैसे काम को हम ये कह सके कि हम ये जो है लगातार 24 लगातार वर्ष पर्यंत चलने वाला काम है, इसलिए इस काम को हम नहीं करेंगे। पर हम इन अफसरों से बातचीत करते हुए समझ पाए कि वो चाहते ही नहीं, इसलिए हमें ये बीड़ा उठाना पड़ा, कहना पड़ा कि हम ये काम नहीं करेंगे। हम पढ़ाना चाहते हैं, टीचर पढ़ाना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, स्कूल के अंदर उन बच्चों को, क्योंकि हमारे पास कौन बच्चे रह गए हैं, अब वही बच्चे रह गए हैं जिनके पास में, जिनके अभिभावक के पास में प्राइवेट में फीस भरने की उसके पास में पैसे नहीं है, वही बच्चे रह गए हैं। और जब वही बच्चे रह गए हैं तो अब जो एनईपी 2020 है उसके अंदर आपके नामांकन को लेकर के आपके पद, नामांकन घटने बढ़ने के साथ में आपके पद निर्धारित हो रहे हैं। आपके मतलब जब कॉन्ट्रेक्चुअल बात की करते हैं स्कूल सिस्टम के अंदर, आप भी भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो भर्ती प्रक्रिया तो आ चुकी है हमारे यहाँ। तो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग 2022 पास हो चुका है और उसी के तहत भर्ती हो चुकी है, अभी भर्ती हो रही है। कौन सी भर्ती हुई? MGSS महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल के अंदर 2022 हायर के अंदर 10,000 भर्तियां हो चुकी है। ये 10,000 भर्ती क्या कहती है? ये 10,000 भर्ती, और अब एक ऐसा दौर आ गया है कि मतलब जब हम ये अंग्रेजी स्कूल खोल रहे थे तब भी हमने कहा था कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो मुख्यालय पर जो महिला स्कूल है, बालिकाओं के जो स्कूल है, वो भेंट चढ़ेगी, और वो भेंट चढ़ी। और हमारी समझ में ही नहीं आया, अब तो आप मांगो अंग्रेजी स्कूल, अब उस अंग्रेजी स्कूल को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अंग्रेजी पढ़ाने के खिलाफ नहीं है, मगर आप इस पीछे की गणित को समझिए। अंग्रेजी स्कूल जितने ज्यादा खुल रहे हैं वहां क्या बदल रहा है? वहां बदल रहा है पूरी भर्ती प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया, सब कुछ बदल रही है। और वो जो स्कूल है वो आपकी सामान्य जो हमारे सरकारी स्कूल है उससे वो अलग हो गया। इसका मतलब 17,125 स्कूल है जो पिछली सरकार ने बंद की थी राजस्थान में, आपका ये संगठन है जिसने संघर्षों से 17 स्कूल दोबारा खुलवाई। 300 स्कूल पीपीपी मॉडल पर दे दिए थे, आपका ही ये संगठन है, संघर्ष है, जिससे वो 300 स्कूलें बचा पाए, जिसमें आपकी शहरों की सबसे बड़ी बड़ी स्कूल और आपकी डूंगरपुर की 2 स्कूल है, महारावल और सागवाड़ा की जो बड़ी स्कूल है जो सरकारी, वो 2 स्कूल है, बचा पाए थे, उन 300 में शामिल थे। वो लड़ चुके हम 2017 में। हमारी लड़ाई शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए कि ये सरकारी रहे, ये लड़ाई है। पर ये लड़ाई केंद्र में कब रहेगी? जब हजारों हजार शिक्षक साथियों को हमारी छतरी के नीचे आंदोलन के अंदर ला पाएंगे। ये जिम्मेदारी भी तो हमको निभानी होगी। हम 3, 4, 5, 10 आदमी नहीं, हमने पिछले जितने भी संघर्ष किए। बहुत लोग कहते हैं कि साहब आपने क्या क्या किया, तो वो सूची भी आपको याद रखनी चाहिए। हमने समय के खिलाफ, जब इस सरकार ने आपका काम बढ़ोतरी, जब बात कर रहे थे द्रकचंद जी कि कैसे आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। सरकारी काम में 8 घंटे फिक्स है, पर प्राइवेट काम में तो कोई फिक्स नहीं है। वो 1 घंटा पहले स्कूल में बुलाते हैं, 1 घंटे बाद में बुलाते हैं। सवाल ये नहीं था, उस समय भी हमारे साथी कह रहे थे अरे 20 मिनट ही तो बढ़ाए हैं, क्या बढ़ाए हैं? 20 मिनट, आधा घंटा ही तो बढ़ाया है, क्या दिक्कत है? सवाल उस आधा घंटा और 1 घंटा बढ़ाने का नहीं था। सवाल यह था कि इस समय बढ़ोतरी के साथ साथ में तमाम सरकारी कर्मचारियों का समय बढ़ाओ, तभी हम फैक्ट्री के मजदूरों का भी समय बढ़ा सकते हैं। यह साजिश और यह नीतिगत विरोध था हमारा। समय के खिलाफ हम खूब लड़े और लड़े। आपको पता है 2017 में यहां वो मंजुला मैडम है, भिड़ंत हुई और हम इस कलेक्ट्री के गेट के अंदर घुसे थे, हजारों हजार पूरे राजस्थान में। हमने समय बढ़ोतरी को हमने वापस करवाया था। इसके अलावा आपका जो BLO सहित है और जगह करवा पाए हैं। इसके अलावा जो अभी आपका लेटेस्ट संघर्ष में, ये बात कौन बताएगा? अभी जो मोबाइल से उपस्थिति का जो आया था, ऐप से ऐप डाउन करके, उसको लड़ा गया, कहा गया कि अगर आप नहीं बंद करोगे तो हम इसका करेंगे। ये जीत है आपके संघर्ष की, आपके संगठन की जीत है।
चाहे वो कितने भी पहचान वाले कहते हैं कि हमने करा दिया। नहीं, ये राजस्थान के अंदर हमारे संघर्ष की जीत है। हमने संघर्षों को लड़ करके सरकार को झुकाया है। आपका ओपीएस, बधाई देते हैं हम राजस्थान की सरकार के साथ में है हम, कि उन्होंने राजस्थान के साथ साथ में देश के तमाम कर्मचारियों के सुरक्षा के लिए राजस्थान में ओपीएस लागू किया और देश के कर्मचारियों को भी एक नया उत्साह दिया लड़ने के लिए। और उसी के तहत और इससे पहले भी हम कर्मचारियों के साथ साझा संघर्ष करते रहे और अगला हमारा संघर्ष भी इसी दौर में है कि ये जो पीएफआरडीए बिल जो लिखा हुआ है, जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हमारी भी पेंशन सुरक्षित नहीं रह सकती, राजस्थान के कर्मचारियों की भी नहीं रह सकती। और नहीं इसलिए भी नहीं रह सकती कि आपका जो है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग अब अस्थायी भर्ती आ रही है। ये मान के चलो जो नए साथी 2000 लेवल 2 के जो अभी भर्ती प्रक्रिया में ऑनगोइंग है, ज्वाइन कर लिया, चल रहे हैं, हम समझते हैं शायद ये आखिरी भर्तियां होगी। जिस तरीके की अंग्रेजी स्कूलें खुल रही है, इससे आने वाले समय में सारी अंग्रेजी की स्कूलों में जो भर्ती होगी वो तो आपके राजस्थान कॉन्ट्रेक्ट और कर दिया है, उन्होंने और कर दिया है। अगर विरोध नहीं हो, लोग थोड़ा और शांत रहें। और ये आज से नहीं चल रहा है, 99 में भी आपको लगाया था राजीव गांधी पाठशाला में, ये करते रहे हैं। पर राजस्थान की ये तासीर है कि वो संघर्षों के माध्यम से हम भर्तियों को खुलवा सके हैं। भर्तियां होती रही हैं पिछले 20 साल में। हम देश भर के कर्मचारियों के साथ में, शिक्षकों के साथ में मिलते हैं तो हम बात करते हैं बिहार की 20 करोड़ की जनसंख्या के अंदर, जब हम कहते हैं कि हम राजस्थान में 8 लाख कर्मचारी अस्थायी हैं तो वो बोलते हैं 8 लाख कर्मचारी, तो आप कितने, हम 2 लाख हैं, 20 करोड़ की आबादी का। आपका एमपी, आपका उत्तर प्रदेश, आपका 20 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन का प्रदेश है, वहां 10 लाख के करीबन 10 से भी 7 से 8 लाख कर्मचारी हैं अस्थायी। आपका एमपी में बात कर रहे थे कि 5000 कर्मचारी है एक फैक्ट्री के अंदर, और अस्थायी कितने कॉमरेड? 2 अस्थायी आपकी फैक्ट्री में कितने? 70। 7000 कर्मचारी अस्थायी, उसमें से 70 सिर्फ 70 अस्थायी कर्मचारी है। किसी स्कूल के अंदर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के साथियों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं पता ही नहीं है कि नौकरी भी सरकारी मिलती है क्या किसी स्कूल के अंदर, यूनियन ही नहीं है वहां टीचर्स की। गुजरात खत्म हो चुका है, वहां भी नहीं है। इसीलिए हम आप लोगों से ये सचेत करने के लिए कि जो संघर्ष हैं पूरे देश में, जो नीतियां जो लागू की गई, उसके जो प्रभाव हमारी सेवा शर्तों में आए, उसके साथ साथ में हमें जो संघर्ष अगला लड़ना है वो यही है कि हमने जो जीतें हासिल की हैं, हमने स्कूल समय परिवर्तन, अभी आप लेटेस्ट आप प्रचार कर सकते हैं, कह सकते हैं, जो हमारे लेक्चरर साथी प्रमोशन हो जाता था, जिनको 10, 20, 30 का लाभ मिलता था, उनको 9, 18, 27 में उनको 2 साल के बाद में जो मिलता था, तो अभी सरकार से 9, 18, 27 के लाभ के साथ में उनको जोड़ दिया है, उनको लाभ मिलेगा। ये भी जीत हमने है। एसीपी जो 27 के बाद में नहीं लगती थी, हम लोगों को जो जिनका प्रमोशन नहीं होता, पदोन्नति नहीं होती थी, उन पदोन्नत नहीं होती थी, उन साथियों के लिए भी उनके 27 साल के बाद में किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता था, उसके लिए भी लेवल जो है वो बदलेगा कि जो लेवल 12 में होंगे वो 13 में जाएंगे, या 13 को बदल करके अभी कुछ है 13 के स्थान पर 14 दिया जाएगा। जो एसीपी लास्ट 13 मिलती है 27 में, उसकी जगह 14 मिलेगी। तो ये जो लड़ाई हमने जीती है, और एक हमेशा हम लड़ते रहते हैं सेटअप परिवर्तन के नाम पर। बहुत सारे साथी प्रभावित होते हैं सेटअप परिवर्तन के नाम पर, उसको लड़ करके हम रुकवा पाते हैं और उसको सही दिशा में सरकार फैसले करे। जो साथी अभी जितनी भर्तियां हुई है वो सब माध्यमिक में हुई हैं, तो जितना जो बुजुर्ग साथी हैं जिनको बेवजह है उनको बहुत स्कूल से दूर जाना पड़ता है, तो सेटअप परिवर्तन का लड़ाई है। इसके अलावा भी हम पिछले कई समय में हम कोरोना के अंदर आप देखते होंगे संगठन ने बहुत सारे लड़ाइयाँ कोरोना के दौरान अलगिला जो मर्जी आए तब आदेश कर दिए जाते थे। कोरोना के दौरान भी हमने जैसे शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले कानूनों को या उन आदेशों को रद्द कराने की लड़ाई को भी हमने लड़ा, जीता। इस तरीके से अगर आप पिछले दिनों की या शिक्षक हमारे संगठन के प्रांत स्तर पर संघर्षों से जो जीत हासिल की है वो तो है ही है, पर साथ साथ में भविष्य की लड़ाई भी हमारे सामने है। और भविष्य की लड़ाई यह है
कि स्थानांतरण स्थायी हो, नीति बने, सबको सुविधा मिले, सबके ट्रांसफर हो, सबको सुविधा मिले, ये संघर्ष भी हमारे सामने है। पीएफआईडीए बिल रद्द हो, ये संघर्ष पूरे देश के सामने है। और एनईपी 2020 जो खतरनाक है, उसकी एक पक्ष अगर आप देखेंगे तो वो पूरा पक्ष जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बदल करके एक तरह से निजीकरण का ही पुलिंदा है अंदर पूरी तरह से। मगर हम उसको पढ़ पाए, समझ पाए और लागू कर दिया है तो उसको अपन कितना बचा पाएंगे ये हमारे सामने है। इसलिए आप अपने आप को तैयार करिए, संघर्षों के लिए तैयार करिए, अब भविष्य के जो संघर्ष हैं उनके लिए तैयार करिए। महासंघ के नेता हमारे साथ हैं, हम भी महासंघ में काम करते हैं। आपका संगठन महासंघ के तमाम कर्मचारियों का, चाहे वो मिड डे मील से लेकर के इस देश के तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे टीचर हो, पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, तमाम जो कर्मचारी है, उन तमाम कर्मचारियों के रीढ़ की हड्डी हमारा संगठन है, आंदोलन के केंद्र में हमारा संगठन है। बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए आने वाले समय में पूरे देश का कर्मचारी अपनी लड़ाई को लड़ रहा है कि इन नीतियों को पलटिए, कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करिए, वेतन और भत्तों को उनको लागू करने की जो आप जो रोक रहे हैं उनको लागू करिए। इन सारी लड़ाइयों को लेकर के अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ, AIGM, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया और देश के तमाम ट्रेड यूनियन है, तमाम जो मजदूर है, वो सब मिलकर के 3 नवंबर को दिल्ली के अंदर एक रैली आयोजित कर रहे हैं। आपका वेलकम है, आप आइए दिल्ली 3 नवंबर की लड़ाई में। इसके अलावा जो भी पिछले 2 महीनों के बाद में जो संघर्ष हमारे अधूरे हैं, जिसमें हमें अभी सफलता नहीं मिली है, उन संघर्षों को लड़ने के लिए भी अभी हम राजस्थान के अंदर सरकार चुनने के काम में लगे हुए हैं। तो जो भी सरकार चुनी जाएगी उस सरकार के सामने हमारे ये मुद्दे रखने के लिए हमें अभी से ही तैयारी जारी रखनी होगी। इस सम्मेलन में आप सब आए, सुना, इस सम्मेलन को सफल बनाया और भविष्य के संघर्ष के लिए आप निश्चित इस आगे बढ़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत प्रदेश कार्यकारिणी आपको क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई।